नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बात कर रहे थे भाषा शिक्षण के कौशलों की और उसमें भी अंतिम भाषाई कौशल लेखन शिक्षण की, लेखन कौशल की चर्चा कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने बात की थी लेखन प्रक्रिया के बारे में और लेखन के प्रारूपों के विषय में। आज हम बात करेंगे लेखन शिक्षण कौशल विकसित कैसे किया जाए, बालक को लिखना किस प्रकार सिखाया जाए। तो इसका अध्ययन हम दो प्रारूपों में करेंगे। सबसे पहला तो इसकी जो प्रचलित विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि लेखन और उच्चारण में क्या संबंध है और उस उच्चारण को आधार बनाकर जब लेखन शिक्षण करवाया जाए, लेखन रचना शिक्षण करवाया जाए, तो वहां कौन कौन सी प्रविधियों का, किन किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम लेखन के विषय में, लेखन प्रक्रिया। तो देखिए, लेखन प्रक्रिया में जैसा कि हम जानते हैं और हमने पूर्व में भी चर्चा की, अगर हमने बालक को कोई प्रक्रिया सिखानी है, कोई नई चीज सिखानी है, तो सबसे पहले बालक में उसे सीखने के लिए उत्सुकता विकसित करनी होगी। तो देखिए, लिखित रचना शिक्षण से पूर्व बालक में लेखन के प्रति तत्परता का विकास करना आवश्यक है। बालक में लेखन के प्रति जिज्ञासा हो, उसे उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, बालक की अंतः प्रेरणा उसे लिखने के लिए प्रेरित करे। तो ऐसा वातावरण बनाना, तो बालक को लिखने के लिए तत्पर करना, लिखने के लिए तैयार करना। और इसके लिए हमें जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, अर्थात जिस शिक्षण विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, वह हमेशा कैसे होनी चाहिए? सरल से कठिन की ओर। अर्थात लेखन प्रक्रिया इस प्रकार हो, लेखन शिक्षण इस प्रकार हो कि जब हम सिखाना आरंभ करें तब वहां प्रक्रिया सरल रहे और धीरे धीरे हम बालक को कठिनाई की ओर लेकर जाएं। यह व्यवस्था रहनी चाहिए। अब इसी लेखन प्रक्रिया को लेकर जे मैस्की और जे मैनरो, इन्होंने कहा कि जब बालक को हम लिखना सिखा रहे हैं तो जो हम बात कर रहे हैं सरल से कठिन की ओर, बालक को कैसे प्रोत्साहित करना, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि बालक को जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा दी जाए उनका क्रम इस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए, क्रम समझिए और इससे हम सीखने की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले जमीन पर अंगुली से लिखने का अभ्यास करवाएं। जमीन पर अंगुली से, श्याम पट पर खड़िया से, खड़िया मतलब चौक से, स्लेट पर बत्ती से, तख्ती पर कलम से और अंत में कागज पर होल्डर और शाही या पेन से। यह प्रक्रिया भी एक प्रकार से सरल से कठिन की ओर चलती है। अर्थात बालक को आरंभ में ही हमें कलम नहीं थमाने की, पकड़ पेन और लिखना शुरू कर। सबसे पहला काम है बालक की उंगलियों को लिखने का अभ्यस्त बनाया जाए, बालक की उंगलियों का एक प्रकार से व्यायाम करवाया जाए। तो बालक जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से जहां लिख सकता है, जहां बालक खेलता है मिट्टी में, तो हो सके मिट्टी पर कुछ भी लिखे, जो आकृति वह बनाना चाहे वैसी आकृतियां बनवाए, ताकि उसकी हाथ, कलाई और उंगलियों का काम शुरू हो। उसके बाद बालक में सामान्य रूप से श्याम पट पर, खड़िया से, चौक से लिखने की जिज्ञासा अत्यंत प्रबल होती है और इसी जिज्ञासा के कारण जो कक्षा 1 और 2 के लिए जो कक्षा कक्ष निर्मित होते हैं, विशेष रूप से उन कक्षा कक्षों में यदि आप देखें तो जो दीवारें हैं चारों, उनमें नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा अर्थात फर्श से लेकर लगभग 2-2.5 फीट तक का जो भाग है, उसे पूरा काले रंग से रंग किया जाता है ताकि बालक उन दीवारों पर मुक्त होकर लिख सके। हम जानते हैं बालक को आप जहां उसे जब घरों में आप देखते हैं छोटे बालक जो है, उन्हें दीवारों पर लिखने में विशेष रुचि होती है। वो पेंसिल से दीवार पर अपना नाम लिखेगा, चित्र बनाएगा, दीवार पर अनावश्यक रेखाएं खींचेगा, अतार्किक, असंगत ऐसे चित्र जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनमें कोई भाव नहीं है, और नहीं तो वो केवल ये इस तरह से अपनी मर्जी हो वैसे चित्र बनाएगा। ये क्यों? क्योंकि बालक को वहां लिखने में रुचि है।
यही प्रक्रिया, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कक्षा कक्ष में भी 2-2.5 फीट तक की जो दीवार है उसे काले रंग से रंग किया जाता, ताकि बालक उस पर अपनी बत्ती से, अर्थात स्लेट पेन जिसे हम कहते हैं, उस स्लेट पेन से या खड़िया से, चौक से उन पर लिखे। अब वह चाहे सार्थक लिख रहा है, निरर्थक लिख रहा है, रेखाएं खींच रहा है, टेढ़ी मेढ़ी सीधी गोल, उसे मुक्त कर दिया जाता है, ताकि उसमें एक तो लेखन के प्रति जो हम बात कर रहे हैं तत्परता विकसित हो, जिज्ञासा विकसित हो, और साथ ही उसकी उंगलियों, कलाई और हाथ का अभ्यास हो, उंगलियों, कलाई और हाथ का व्यायाम आरंभ हो। इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं लेखन शिक्षण किया कैसे जाता है। बिल्कुल सरल सी छोटी छोटी विधियां हैं। तो सबसे पहली बात तो लेखन शिक्षण का आरंभ वाक्य से किया जाना चाहिए। ये बात हमने पहले भी की कि जो चारों ही कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, में प्रयास ये होना चाहिए इनका आरंभ वाक्य शिक्षण से किया जाए। अब देखिए, इसमें सबसे पहली जो विधि है वह है रूपरेखा अनुकरण विधि। यह विधि अनुकरण, जो लेखन था हमारा, अनुलेखन जो बात कर रहे थे, वह अनुलेखन की प्रक्रिया ही रूपरेखा अनुकरण है। तो देखिए, इस विधि में शिक्षक द्वारा बालक की कॉपी या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु के रूप में लिखते हैं और विद्यार्थी उन बिंदुओं पर चौक या पेंसिल फेरकर अभ्यास करते हैं। ये बात हमने कल की कक्षा में भी की थी, जो हम रूपरेखा अनुकरण की जो अनुलेख की जो बात कर रहे थे उस प्रक्रिया में, अर्थात बालक की अभ्यास पुस्तिका या उसकी स्लेट पर शब्दों को, वाक्यों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिख कर देते हैं और बालक इस रूपरेखा का अनुकरण करते हुए लिखने का अभ्यास करते हैं। अर्थात लिखने के लिए उसे हम एक रूपरेखा बना कर देंगे, उसे कहा जाएगा रूपरेखा अनुकरण विधि। अब जब बालक में लिखने का अभ्यास हो गया, ठीक, अब इसी व्यवस्था को जब थोड़ा विकसित रूप दिया जाए, अर्थात बालक जब इस रूपरेखा अनुकरण से लिखने का अभ्यास कर चुका हो, तब उसे स्वतंत्र अनुकरण करवाया जाता है। स्वतंत्र अनुकरण का अर्थ है कि वहां हम बालक को ऐसी रूपरेखा बनाकर नहीं देंगे, शब्दों को, वाक्यों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिखकर नहीं देंगे। वहां क्या करेंगे स्वतंत्र अनुकरण में कि इसमें छात्र श्यामपट्ट या अपनी पुस्तक में लिखे गए शब्दों और वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण, ये अनुकरण के ही दो प्रारूप है। रूपरेखा अनुकरण में बालक को जो विषय वस्तु लिखने के लिए दी जाती है हम उसकी रूपरेखा बनाकर देते हैं, और स्वतंत्र अनुकरण में रूपरेखा न बनाकर सीधी उसे विषय वस्तु दी जाती है और बालक उस विषय वस्तु को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करता है। अब आती है मॉन्टेसरी विधि। यह विधि आंख, कान, हाथ तीनों के प्रयोग पर बल देती है। विशेष रूप से सरल शब्दों में कहें तो यह विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल देती है। ठीक, अब इस विधि में क्या करते हैं कि बालक को जो अक्षर, जो वर्ण, जो शब्द सिखाने हैं वे एक गत्ते पर, लकड़ी के गद या लकड़ी के पाटिये पर उभरे हुए अक्षरों में लिखे होते हैं। ठीक, उभरे हुए अक्षर अर्थात वह जो वर्ण होगा वह उस गत्ते की सतह से ऊपर उठा हुआ होता है। फिर बालक को सबसे पहले कहा जाता है कि उस अक्षरों पर उंगलियां फेरकर उनके मोड़ों को अनुभूत करें, और जब बालक उस स्पर्श को अनुभूत करता है उसके बाद वे ही शब्द, वे ही वर्ण
उनसे रंगीन पेंसिलों से लिखवाए जाते हैं। रंगों का प्रयोग इसलिए क्योंकि रंगों के प्रति बालक में विशेष रुचि होती है, इसलिए। तो देखिए, इस विधि में बालक को लकड़ी या गत्ते पर बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है और फिर उन पर रंगीन पेंसिल से लिखवाया जाता है। अब यहां इस मोंटेसरी विधि में एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखें। मोंटेसरी जो है वे लेखन प्रक्रिया को अलग मानती थी। अलग मानने का अर्थ है, मोंटेसरी के अनुसार बालक को पढ़ना सिखाने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। तो इनके अनुसार जो शिक्षण कौशल है, भाषा शिक्षण के कौशल है, उनका क्रम थोड़ा सा अलग होता है। सामान्य हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जबकि इनके अनुसार सुनना, बोलना, फिर लिखना और अंत में पढ़ना। ध्यान रखें, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षण कौशलों का क्रम यह है। ठीक, मोंटेसरी के अनुसार बालक को पढ़ना सिखाने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। मोंटेसरी के अनुसार बालक को पढ़ना सिखाने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। इनके अनुसार लिखने से पहले पढ़ना सिखाना मुद्रण पर भौंकने के समान है। ये मोंटेसरी कथन है, ध्यान रखिए। मोंटेसरी कथन है कि लिखने से पहले पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है। अर्थात मोंटेसरी पढ़ने से पहले लिखना सिखाने पर ही बल देती है। किसी दिशा में पढ़ना लिखने से पहले नहीं होना चाहिए, जबकि सामान्य जो क्रम है उसमें पढ़ना पहले होता है, लिखना अंत में। लेकिन मोंटेसरी के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक को पढ़ने से पहले लिखना सिखाना, इस दशा का विशेष ध्यान रखें। संभव है परीक्षा में कहीं इस दशा को लेकर प्रश्न किया जाए या इस स्थिति या इस कथन को लेकर कोई प्रश्न किया जाए ना। इसके अलावा उसकी जो प्रक्रिया है कि किस विधि में बालकों को तख्तों पर लिखे शब्दों पर उंगलियां फेरकर उन्हें अनुभूत करने का अभ्यास करवाया जाता है तथा उसके बाद उन्हें लिखने का अभ्यास करवाया जाता है, तो यह प्रक्रिया भी मोंटेसरी विधि में है। इसके अलावा कि किस एक विधि में लेखन शिक्षण के लिए या शिक्षण कौशलों के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया जाता है, तो वह विधि भी हमारे मोंटेसरी विधि है। अब आती है हमारी जैक्टोट विधि। यह भी अत्यंत रोचक विधि है। जैक्टोट विधि श्रुत लेखन विधि का विकसित रूप है। इसमें क्या करते हैं कि शिक्षक कुछ शब्द वाक्य बोलते हैं, विद्यार्थी उन्हें लिखते हैं। अब श्रुत लेखन में हम क्या करते हैं
कि बालक ने जो लिखा है हम उसकी जांच करते हैं और अशुद्धि संशोधन में बालक की सहायता करते हैं। लेकिन यहां जैक्टॉट विधि में हम बालक के लेखन की जांच नहीं करते हैं, अपितु बालक को मूल स्रोत बताया जाता है कि यह विषय वस्तु कहां से ली गई है और बालक स्वयं उस विषय वस्तु की जांच करता है, अपनी अशुद्धियों की पहचान करता है। अब इसमें दो प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला कि बालक को श्रुत लेख उसकी पाठ्य पुस्तक से लिखवाया जाए, तब बालक अपनी पाठ्य पुस्तक से अपने लेख का मिलान करता है, अथवा जो लेखन अभ्यास हमने करवाया है उस विषय वस्तु को श्याम पट पर लिखा जाए और बालक श्याम पट पर लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर अपनी लिखित जो प्रक्रिया है, अपना जो लेखन कार्य है उसकी जांच करे और स्वयं ही अपनी अशुद्धियों की पहचान करे। तो देखिए, इस विधि में अध्यापक बच्चों से श्रुत लेखन की प्रक्रिया से वाक्य लिखवाते हैं, फिर उस वाक्य को छात्र की अभ्यास पुस्तिका में या श्याम पट पर लिखते हैं तथा छात्र स्वयं अपने लेख को अध्यापक के लेख से मिलाकर संशोधन करते हैं। अर्थात यहां जो अशुद्धि को खोजने की और संशोधन की जो प्रक्रिया है वह बालक स्वयं करेगा। और यह बात हमने कल भी की जब हम श्रुत लेखन की बात कर रहे थे, कि सुलेख की जब हम बात कर रहे थे कि बालक की अशुद्धियों को हमें अशुद्ध सिद्ध नहीं करना है, हमें बालक को शुद्ध रूप दिखाना है और बालक से ही दोनों की तुलना करवानी है कि बालक दोनों में अंतर चिन्हित कर सके। इससे दो लाभ होते हैं, एक तो बालक को अशुद्धियों की पहचान हो जाती है, बालक का लेखन शुद्ध होगा और साथ ही बालक के मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आती है। तो यही प्रक्रिया हम इस जैक्टॉट विधि में अपनाते हैं। अगली जो विधि है वह है पेस्टोलॉजी विधि। यह विधि लेखन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हमने लेखन के आरंभ में बात की थी कि लेखन शिक्षण जो है वह सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। तो ये जो पेस्टोलॉजी विधि ये पूरी तरह से इसी प्रक्रिया पर आधारित है। जो हमने आरंभ में बात की थी, बालक जहां लिखना चाहे, जैसे लिखना चाहे, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, आड़ा, तिरछा, जो लिखना चाहे उसे लिखने दे। अब पेस्टोलॉजी विधि क्या करती है कि इस विधि में बालक को सबसे पहले रेखाएं खिंचवाई जाती हैं। बालक से सीधी रेखाएं सबसे पहले, फिर आड़ी रेखाएं, उसके बाद तिरछी रेखाएं, तत्पश्चात अर्धवृत्त, उल्टा अर्धवृत्त, वृत्त। इस प्रकार के अभ्यास बालक से करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ वर्ण का लेखन करवाया जाता है। ठीक, तो यह विधि सरल से कठिन, क्योंकि बालक के लिए रेखाएं खींचना किसी शब्द को लिखने की तुलना में, किसी वर्ण को लिखने की तुलना में अत्यंत सरल कार्य है। तो देखिए, इस विधि में विद्यार्थी को पहले सीधी रेखा, फिर आड़ी रेखा, अर्धवृत्त, उल्टा वृत्त, वृत्त आदि रूपों के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है तथा तत्पश्चात वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। अब इसमें बालक जिस क्रम से अभ्यास कर रहा है उसी क्रम में उससे वर्णों का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे बालक ये रेखाएं खींचनी सीख गया है, तो इन रेखाओं से जो वर्ण बन सकते हैं, जैसे ये सीधी रेखा, आड़ी रेखा, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तो ये वर्ण बालक पहले सीखेगा। जबकि ये वृत्त का अभ्यास हमने बाद में करवाया, तो बालक यह वर्ण, यह वर्ण ये बाद में सीखेगा। अर्थात इस विधि में बालक क, माफ कीजिए, क, प ये वर्ण पहले सीखता है, अ, क आदि वर्ण बाद में सीखता है। अर्थात जैसा उस वर्ण का मोड़ है उसी क्रम से वर्णों को लिखना सीखता है। तो देखिए, इस विधि में विद्यार्थी को पहले प, ग, म, न आदि वर्ण सिखाते हैं तथा बाद में क, ट आदि वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। पेस्टोलॉजी का प्रश्न 2-3 बार परीक्षा में किया गया कि किस एक विधि में बालक को पहले
प, म आदि वर्णों का लेखन करवाया जाता है तथा बाद में क, ट आदि के लेखन का अभ्यास करवाया जाता है, तो वह विधि है पेस्टोलॉजी विधि। यह विधि बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो रूपरेखा अनुकरण के लिए, अनुलेखन के लिए जो अभ्यास पुस्तिकाएं आती है भाषा में, उन अभ्यास पुस्तिकाओं के आरंभिक पृष्ठ भी इसी तरह के होते हैं। ये आरंभिक कुछ पृष्ठों में सीधी, आड़ी, तिरछी रेखाएं, अर्धवृत्त, वृत्त आदि का अभ्यास करवाया जाता है और उसके बाद उसे वर्ण लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। अब यह विधि जो है पेस्टोलॉजी विधि 3 चरणों में पूरी होती है। पहला पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण। पृथक्करण में क्या है, हमने वर्ण को अलग अलग आकृतियों में तोड़ दिया है। अर्थात पहले वर्णों को हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा। फिर हमने वर्णों को वर्गीकृत किया कि ऐसे वर्ण जो केवल सीधी आड़ी रेखाओं से बनते हैं, ऐसे वर्ण जो एक अर्धवृत्त से बन सकते हैं, ऐसे वर्ण जो 2 अर्धवृत्तों से बनते हैं। इस प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया और फिर हमने इन्हें एकीकृत किया, अर्थात रेखाओं को जोड़ा और वर्ण बनाया, रेखाओं को जोड़ा और वर्ण बनाया। तो ये 3 जो चरण है, पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण, ये पेस्टोलॉजी विधि के 3 चरण है। ये सबसे प्रमुख विधि और परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक, ध्यान रहे। फिर आती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पहले शब्द या वाक्य लिखवाए जाएंगे पूर्ण इकाई, और बाद में शब्द एवं वर्ण विश्लेषण करवाया जाता है। अर्थात इसमें जो शिक्षण का क्रम है वह इस तरह से होगा। यदि वाक्य से अभ्यास करवाया जा रहा है तो वाक्य से पहले जाएंगे शब्द की ओर, उसके बाद वर्ण तक, और यदि लेखन अभ्यास शब्द से करवाया जा रहा है तो पहले शब्द और बाद में वर्ण। विश्लेषण का अर्थ है अलग अलग करना, तोड़ना, अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ना। अर्थात यह विधि कैसे चलेगी, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, अब सबसे पहले बालक को वाक्य का अभ्यास करवाया जाएगा या शब्द का अभ्यास करवाया जाएगा और बाद में क्रमशः वर्ण तक बालक को ले जाएंगे। तो सबसे पहले पूर्ण इकाई, बाद में धीरे धीरे उसके अंश करेंगे। अब यह प्रक्रिया 4 तरीकों से की जाती है। इस विधि की 4 प्रविधियां हैं। शब्द विधि, इसमें पहले शब्द लिखेंगे और उसके बाद वर्ण का अभ्यास। वाक्य विधि में पहले वाक्य, उसके बाद शब्द और अंत में वर्ण। चित्र शब्द विधि में बालक को शब्द से संबंधित चित्र दिखाते हुए उसका अभ्यास करवाया जाएगा, और वाक्य शब्द विधि में माफ कीजिए, ये वाक्य चित्र विधि होगा। इस विधि में जिन वाक्यों का अभ्यास करवाया जाता है उनसे संबंधित चित्र साथ में दिखाए जाते हैं, जैसे किसी कहानी का प्रदर्शन किया जाता है उस प्रकार से। ठीक है, 4 प्रविधियां, इनके नाम ध्यान रखें, इनमें प्रक्रियागत प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अंतिम है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि विश्लेषण का उल्टा। इसमें भी 2 प्रक्रियाएं। बालक को सबसे पहले वर्ण का अभ्यास करवाया जाएगा, वर्ण से शब्द की और शब्द से फिर वाक्य का अभ्यास करवाया जाएगा। ठीक, या पहले शब्द और शब्द से वाक्य, अर्थात यह विधि अंश से पूर्ण की ओर चलती है। तो देखिए, इस विधि में बालक को सर्वप्रथम वर्ण लेखन का अभ्यास करवाया जाता है तथा बाद में क्रमशः शब्द और
वाक्य लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। यह प्रक्रिया इसकी सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया है। और अंतिम वाक्य लेखन विधि, यह वही प्रक्रिया बालक को सबसे पहले वाक्य लेखन का अभ्यास करवाया जाए। और जैसा हमने शुरू में बात की थी कि बालक को लेखन शिक्षण का आरंभ वाक्य से ही करवाना चाहिए, तो इस विधि में भी जो हमने इससे पूर्व जो विश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी थी उसी विधि से अध्ययन होगा। वाक्य शिक्षण विधि में बालक को सबसे पहले वाक्य लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक, फिर धीरे धीरे शब्द और वर्ण का लेखन। ठीक, इन सभी विधियों में जो महत्वपूर्ण है, जैक्टॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि, विश्लेषण विधि और इसकी प्रविधियां और मोंटेसरी, ये चारों विधियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधियां हैं। ठीक है, अब देखिए लेखन शिक्षण जो करवाया जाता है, बालक को लिखना जो सिखाया जाता है, जिसे हम विशेष रूप से वर्तनी की जब हम बात करते हैं, तो इस उच्चारण और वर्तनी संबंधी शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित उपागम उपयोगी होते हैं। अभी उपागम क्या है? यद्यपि उपागम एक पूर्ण विषय है हमारे पाठ्यक्रम का, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। संक्षेप में उपागम को समझें तो उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सामान्य शिक्षण के साथ या शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ बालक को भाषाई तत्वों का ज्ञान करवाया जाए। अर्थात जैसे आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उस कहानी को पढ़ाते समय, किसी पाठ को पढ़ाते समय बालक को शब्द, उसके अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना, उसके उच्चारण, उसके अर्थ, वाक्य रचना, वाक्य का अर्थ, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी दें तो उसे कहा जाता है उपागम। यह उपागम दो तरह का होता है। एक तो होता है पाठ शिक्षण उपागम, पाठ संसर्ग उपागम, और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। ठीक, इन चारों दोनों में ही चार चार प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है उच्चारण उपागम, वर्तनी उपागम, शब्द उपागम और वाक्य उपागम। ये चार प्रारूप अपनाए जाते हैं। उच्चारण उपागम में कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है विशेष रूप से। वर्तनी उपागम में शब्दों के शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाया जाता है, विशेष इसी की बात करेंगे हम अभी। शब्द उपागम, इसमें शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना, उसके विलोम, उसके पर्याय, उसके अनेकार्थ, जो अनेकार्थी, उससे संबंधित युग्म शब्द, उससे संबंधित वाक्यांश, उन सब की जानकारी दी जाती है। और वाक्य उपागम में मुहावरे, कहावतों, वाक्य रचना, वाक्य का अर्थ आदि की जानकारी दी जाती है। अगर ये चारों ही दशाएं बालक को पाठ्य पुस्तक का शिक्षण करवाते हुए करें तब कहलाएगा पाठ संसर्ग उपागम। और पाठ्य पुस्तक के शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ यही चारों प्रक्रियाएं अपनाई जाए तो उसे कहा जाएगा रचना शिक्षण उपागम। यह अलग विषय, इस पर और विस्तार से हम इस भाषा शिक्षण के उपागम उस प्रकरण में चर्चा करेंगे, अभी केवल परिचय के लिए। तो इस वर्तनी उपागम के लिए, वर्तनी शिक्षण के लिए, लेखन शिक्षण के लिए उपागम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे, समझिए इसे कि औपचारिक शिक्षण के माध्यम से भाषिक तत्वों के ज्ञान और प्रयोग की दक्षता को अधिकाधिक विकसित और समृद्ध करना। सबसे पहला काम तो उपागम में क्या करना हमें कि जब हम
औपचारिक शिक्षण जब चल रहा है, सामान्य यूं कहें कक्षा शिक्षण जब चल रहा है, उस समय जो भाषाई तत्व और उनके प्रयोग की दक्षता अर्थात शब्द, उसका अर्थ और उसके प्रयोग की दक्षता विकसित करना, यही उपागम है। अब इसमें देखिए दो उपागम जिनकी हमने बात की, पाठ संसर्ग और रचना शिक्षण। तो पाठ संसर्ग में क्या करेंगे कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय पाठ में आए हुए भाषिक तत्वों के आधार पर यथा प्रसंग तत्संबंधी ज्ञान और प्रयोग की दक्षता को विकसित और समृद्ध करना, क्या कहलाएगा? पाठ संसर्ग उपागम। अर्थात पाठ जब पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उस समय जो शब्द आए हैं, जो भाषिक तत्व हैं, उनकी विस्तार से जानकारी देना। और ये जानकारी जैसा हमने कहा 4 प्रारूपों में दी जाती है। शब्द के शुद्ध उच्चारण की जानकारी, शब्द की शुद्ध वर्तनी की जानकारी, शब्द की अर्थ, उत्पत्ति, रचना, पर्याय, विलोम शब्द, जितनी जानकारी हो सकती है संपूर्ण जानकारी, वाक्य रचना, वाक्य का अर्थ, मुहावरे, कहावतें आदि का अर्थ, उनका प्रभाव, ये सब जानकारी देना उपागम है। तो अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय जानकारी दे रहे हैं तो पाठ संसर्ग उपागम है। और दूसरा, मौखिक और लिखित रचना शिक्षण के माध्यम से भाषिक तत्वों के ज्ञान और प्रयोग की दक्षता को विकसित करना, ये क्या कहलाएगा? रचना शिक्षण उपागम। अर्थात पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के अतिरिक्त, कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सहशैक्षिक गतिविधियां जो हो रही, इसे सरल शब्दों में कहें तो हम सहशैक्षिक गतिविधियां, जैसे प्रार्थना सभा है, भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, कहानी लेखन है, पत्र लेखन है, कविता वाचन है, जितनी प्रक्रियाएं, उन सभी में शब्द के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, अर्थ, प्रयोग आदि की जानकारी देना क्या कहलाएगा? रचना शिक्षण उपागम। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया और विद्यालयी गतिविधियों के साथ साथ बालक को भाषिक तत्वों का ज्ञान करवाना, बालक की भाषा को समृद्ध करना, क्या कहलाएगा? उपागम कहलाएगा। और इस विशेषकर लेखन शिक्षण की प्रक्रिया में भी उपागम अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि पाठ पढ़ते समय या अन्य गतिविधियों के साथ साथ बालक को शब्द के संबंध में, शब्द की वर्तनी के संबंध में, विशेष रूप से उसके अर्थ के संबंध में, प्रसंग के अनुकूल उस शब्द के अर्थ के संबंध में बालक को पूरी जानकारी मिल जाए। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उपागम कहलाएगी। अब ये जो हम लेखन शिक्षण जो कर रहे हैं, लेखन रचना शिक्षण जो करवा रहे हैं विशेष रूप से, उसमें कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, कुछ सामान्य दशाएं काम में ली जाती है। इनके बारे में ध्यान रखें, विशेषकर विधि का नाम और उसकी मूल प्रक्रिया सरल है परंतु महत्वपूर्ण है। कुल 8 प्रणालियां, 8 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली है चित्र वर्णन विधि। यहां ध्यान रखें, विशेष उद्देश्य क्या है? बालक स्वयं को अभिव्यक्त करे। ठीक, तो ये एक प्रकार से इनमें से जो अधिकतम भाग है, ये सब उपागम की श्रेणी के अंश हैं। तो देखिए, चित्र दर्शन विधि में क्या करना है? बालक को चित्र दिखाएं और उसमें जो दृश्य और घटनाएं बालक देख पा रहा है, उसके आधार पर बालक से प्रश्न करना और उनके उत्तरों को लिखना। आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और अपने उत्तरों के आधार पर शिक्षार्थियों को रचना लेखन के लिए प्रेरित किया जाए। तो एक कोई चित्र दिखाए जिसमें कोई घटना है, दृश्य है, बालक से उस चित्र के विषय में, उस घटना के विषय में प्रश्न किए जाएंगे। वह उस चित्र को, उस घटना को किस रूप में देखता है, अपने विचारों को वह लिखित रूप में अभिव्यक्त करे। तो यहां प्रश्नों की सहायता भी ली जा सकती है। तो चित्र वर्णन विधि, सरल शब्दों में कहें तो बालक को चित्र दिखाना और उससे कहें कि इस चित्र में जो तुम्हें दिख रहा है, इस चित्र को देखकर तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को लिख कर दिखाओ। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चित्र वर्णन विधि। बालक अपने सामने बने हुए चित्र का वर्णन करे। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। यह भी इस चित्र वर्णन विधि के समान ही है, लेकिन यहां विषय वस्तु अलग होती है। क्या होगा इसमें? इस विधि में
छात्रों के प्रश्नोत्तरों के आधार पर श्याम पट पर निबंध के विचार बिंदु अंकित किए जाते हैं और छात्र उन बिंदुओं के आधार पर रचना करते हैं। तो यह विधि विशेष रूप से कहां उपयोगी है? निबंध के संदर्भ में। अर्थात कोई विषय जिस पर निबंध लिखना है तो बालकों से पहले उसके बारे में कक्षा में चर्चा की जाए और जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं, जैसे बालकों को हम कहें कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है, जल प्रदूषण पर लिखना है, वायु प्रदूषण पर लिखना है, तो वायु प्रदूषण में कारण, उसके दुष्प्रभाव, रोकने के उपाय, ये हमने 3 बिंदु बनाए और इन पर प्रत्येक विद्यार्थी से उसकी राय जानी। उन राय को, उसके विचारों को हम छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में श्यामपट पर लिखते हैं और फिर विद्यार्थियों से कहते हैं कि इन सभी बिंदुओं को मिलाकर, इन सभी बिंदुओं का उपयोग करते हुए एक निबंध लिखें। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। और यह निबंध लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। फिर उद्बोधन विधि, इसका भी विशेष ध्यान रखें। उद्बोधन का अर्थ है बाहर लाना, विशेष रूप से प्रकट करना। वह वस्तु जो भीतर दबी हुई है उसे बाहर लाना, विशेष ध्यान रखें इसका। यह छात्रों की स्मरण शक्ति को उद्बुद्ध करने में, छात्रों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने को, छात्रों की स्मरण क्षमता विकसित करने में, उसे और अधिक बढ़ाने में, बाहर लाने में उपयोगी है। तो इसके लिए करते क्या है? छात्रों को चित्रों और प्रश्नों के माध्यम से उत्प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा जीवन चरित्र, दृश्य, आत्मकथा लेखन, इन सभी के लिए इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना, किसी दृश्य के बारे में लिखना, अपनी आत्मकथा लिखना, तो ये सारी चीजें किस आधार पर होती है? बालक की स्मरण शक्ति के आधार पर। जैसे बालक से कहा जाए कि अपने किसी सहपाठी के साथ आपके कल का जो दिन व्यतीत किया या आज जो पूरा दिन व्यतीत किया, सुबह से लेकर अब तक की सारी गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से लिखो। तो बालक अपनी स्मरण क्षमता का उपयोग करते हुए उन सारी प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखता है। तो ये जीवन चरित्र और आत्मकथा लगभग समान प्रारूप है। आत्मकथा में स्वयं की कथा लिखनी है, जीवन चरित्र में किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा लिखनी होती है। किसी दृश्य, किसी घटना को जब देखा है तो उस घटना को यथावत उसी क्रम के साथ लिखने का अभ्यास। तो यह उद्बोधन विधि विशेष रूप से कहां उपयोगी है? बालक की स्मरण शक्ति को विकसित करने में। अब इन विधियों में देखिए ध्यान है, प्रश्न जो विशेष रूप से किए जाएंगे वे किए जाएंगे इन विधियों के महत्व को लेकर। जैसे निबंध के लिए प्रश्नोत्तर अच्छी विधि है, स्मरण शक्ति के लिए उद्बोधन विधि है। तो इनका जो विशेष उपयोग है उसका ध्यान रखें। फिर आती है हमारी रूपरेखा विधि। इस विधि में अध्यापक कुछ संकेत सूत्र देकर शिक्षार्थियों को रचना शिक्षण में प्रवृत्त करते हैं। ये विशेष रूप से जैसे निबंध जो आते हैं परीक्षा में, 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा वाला आपने दी होगी, वहां निबंध जो लिखने होते हैं, आप देखें वहां निबंध का विषय होगा शीर्षक और उसके बाद 4-5 बिंदु दिए होते हैं, प्रस्तावना, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आपको विस्तार से लिखना और अंत में उपसंहार। तो ये 5 बिंदु लिखे होते हैं और आपको उन्हीं बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना होता है। यह प्रक्रिया वास्तव में रूपरेखा विधि है। इस विधि को सूत्र विधि या प्रबोधन विधि भी कहते हैं। तो किसी विषय पर जो लेख लिखना हो, आलेख करना हो, उसके कुछ संक्षिप्त बिंदु दिए जाते हैं। ये कभी कभी कहानी लेखन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कुछ बिंदु आपको दिए जाएंगे और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको रचना करनी होती है। इस विधि को सूत्र विधि, रूपरेखा विधि या प्रबोधन विधि कहते हैं। तो वास्तव में रूपरेखा विधि क्यों है? क्योंकि हमने बालक को रूपरेखा पहले ही दे दी कि भाई इन 5 बिंदुओं के आधार पर ही वर्णन करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो रूपरेखा हमने पहले बना दी, उसी रूपरेखा को विस्तार देना है, इसलिए इसे कहा जाता है रूपरेखा विधि। उसके बाद आती प्रवचन विधि। उद्बोधन विधि से ठीक विपरीत है। उद्बोधन में क्या था कि बालक अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन यहां क्या होगा, बालक को अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक स्वयं विषय सामग्री का वर्णन करेंगे
और छात्र उसे सुनकर पुनर्रचना करते हैं। उद्बोधन विधि में तो बालक अपने जीवन के बारे में, अपने द्वारा देखे गए किसी दृश्य, अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति या अपने स्वयं के बारे में हर छोटी छोटी चीज को याद करता है और लिखता है, पुनर्स्मरण करता है। जबकि यहां शिक्षक ने पूरी विषय वस्तु बता दी है, पूरा निबंध हमने लिख दिया है, प्रार्थना पत्र लिख दिया है, अन्य कोई रचना कर दी है और बालक उसी के आधार पर दूसरी रचना करता है। उसे कहा जाता है प्रवचन विधि, अर्थात प्रवचन देना है और जैसा प्रवचन दिया जा रहा है वैसा ही काम करना है। फिर है स्वाध्याय या मंत्रणा विधि। यह विधि बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति और परिचर्चा की प्रवृत्ति विकसित करती है। तो अध्यापक के परामर्श से छात्र विभिन्न पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से विषय सामग्री संकलित कर स्वाध्याय के आधार पर रचना करते हैं। हमने बालक को कोई विषय दिया और फिर हम बालक को स्रोत बताएंगे कि इस विषय वस्तु से संबंधित, इस बिंदु से संबंधित विषय वस्तु कहां कहां उपलब्ध होगी, किन समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में कहां से विषय वस्तु उपलब्ध हो सकती है। बालक उन स्रोतों को एकत्र करेगा और उन स्रोतों से विषय वस्तु अर्जित कर लेखन कार्य करेगा। यह प्रक्रिया कहलाती है स्वाध्याय विधि या मंत्रणा विधि। मंत्रणा इसलिए क्योंकि यहां जो मंत्रणा है, परामर्श जो है वह शिक्षक दे रहे हैं, और स्वाध्याय इसलिए क्योंकि बालक उस परामर्श के आधार पर स्वाध्याय द्वारा पूरी पूरी रचना करते हैं। फिर है विचार विमर्श या परिचर्चा विधि। छात्र खंडन मंडन के विविध तर्क देकर परस्पर वाद विवाद के द्वारा अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं और उसके बाद प्राप्त सामग्री के आधार पर निबंध लिखते हैं। विचार विमर्श करना, किसी विषय पर तर्क देना, कोई इसके पक्ष में होगा, कोई इसके विपक्ष में, और सभी विद्यार्थियों की सामूहिक चर्चा के आधार पर बालक किसी विषय पर निबंध लिखें। तो पहले चर्चा हो, पहले वाद विवाद हो और उसके बाद उसी वाद विवाद को निबंध का रूप देना, यह कहलाता है विचार विमर्श या परिचर्चा विधि। और अंतिम प्रक्रिया इसमें आदर्श अनुकरण विधि। ये एक प्रकार से शैली अनुकरण है। इसमें क्या करेंगे, किसी विशेष शैली में लिखित रचना के आधार पर रचना करना। जैसे बीमारी के आधार पर बुखार होने के कारण 2 दिन का अवकाश चाहिए, उसके आधार पर घर में आवश्यक कार्य होने पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। ये एक प्रकार से शैली का अनुकरण है। तो एक प्रारूप जो हम बालक को पहले से उपलब्ध करवाएंगे, दीपावली के निबंध के आधार पर होली का निबंध लिखना। तो एक आदर्श रचना हम प्रस्तुत करेंगे और बालक उसी आदर्श रचना का अनुकरण करते हुए उसी आदर्श रचना के समान प्रारूप पर जब दूसरी रचना करे तो उसे कहा जाता है आदर्श अनुकरण विधि। ठीक है, यह है हमारा लेखन शिक्षण। अत्यंत सरल प्रक्रिया, अत्यंत आधारभूत प्रक्रिया, परंतु प्रश्नों की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण। यहां ये जो प्रक्रिया जो इनकी बात करें, ये विशेष रूप से जो उपागम से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक, उपागम में भी विशेष रूप से ये सारी की सारी रचना शिक्षण उपागम से संबंधित प्रक्रियाएं, अर्थात कक्षा शिक्षण के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती हैं, उन अन्य गतिविधियों की सहायता से बालक में लेखन कौशल का विकास करने के लिए, बालक की लेखन दक्षता का अभ्यास करवाने के लिए इन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये तो वो हमारा लेखन कौशल, चारों भाषाई कौशल हमने आज पूरे किए। इन्हें विस्तार से पढ़ें, समझें और प्रत्येक विषय वस्तु को समझने के बाद लिखित रूप में अपने पास व्यवस्थित करें। तो कौशलों की चर्चा हम यहां समाप्त करते हैं और कल से हम बात शुरू करेंगे जो विभिन्न विधाएं हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, व्याकरण हो, भाषा हो, इन सभी के शिक्षण की जो विधियां हैं, अर्थात हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा के जो विभिन्न अवयव है, भाषा के जो विभिन्न तत्व हैं, भाषा की जो विभिन्न विधाएं हैं, भाषा के जो विभिन्न भाग हैं,
उन सभी का अध्ययन किन किन विधियों से करवाया जाना चाहिए, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शेष चर्चा के लिए हम कल मिलते हैं।